नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। तो आज हमारे सामने शमशेर बहादुर सिंह की एक बहुत छोटी मतलब सिर्फ कुछ पंक्तियों की कविता है उषा। और कमाल की बात यह है कि ये कविता है सूर्योदय के बारे में, है ना, दुनिया के सबसे शानदार नज़ारों में से एक। बिल्कुल। लेकिन इसे समझाने के लिए शमशेर ने सूरज या सुनहरी किरणों की बात नहीं की। उन्होंने बात की है गांव की रसोई में राख से लिपे हुए चौके की। हाँ, और मसाला पीसने वाली सिल्की और बच्चों की स्लेट की। बिल्कुल। तो यही तो सवाल है कि ऐसा क्यों? यही इस कविता की सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इसी पहेली को सुलझाने में मदद करेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा कवि इतने भव्य पल को कैद करने के लिए इतने साधारण और घरेलू प्रतीक क्यों चुनता है। असल में ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। बिल्कुल। शमशेर ने खुद को हिंदी और उर्दू का दुआब कहा था। हाँ, दो नदियों का संगम। तो मुझे लगता है उनकी कविता को समझने के लिए हमें उस संगम में उतरना ही होगा। तो चलिए इस शब्द चित्र की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि शमशेर ने सुबह के जादू को किन रंगों से पेंट किया है। कविता में उतरने से पहले उस कलाकार को थोड़ा और जानना जरूरी है जिसने ये तस्वीर शब्दों से बनाई है, शमशेर बहादुर सिंह। स्रोत बताते हैं कि उन्हें साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान जैसे बड़े पुरस्कार मिले, लेकिन उनकी एक पहचान जो इस कविता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है बिंबधर्मी कवि। हाँ। और ये भी कि वो सिर्फ कवि नहीं, एक चित्रकार भी थे। हाँ, और ये बात बहुत अहम है। बिंबधर्मी कवि मतलब वो जो शब्दों से आपके दिमाग में एक तस्वीर, एक इमेज बना दे। लेकिन शमशेर के लिए सिर्फ तकनीक नहीं थी, उनके अंदर एक चित्रकार और एक कवि लगातार मतलब बातें करते थे, कभी कभी झगड़ते भी थे। अच्छा। वो रंगों से जो नहीं कह पाते थे उसे शब्दों में कहना चाहते थे, और जो शब्दों में बंध जाता था उससे आजाद होना चाहते थे। स्रोत में उनकी एक बहुत मशहूर पंक्ति है, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका असल में क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो किसी एक कला में, किसी एक माध्यम में बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी कविता को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उसे देखा भी जाए, महसूस भी किया जाए। बिल्कुल, सुना भी जाए। वो भाषा की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा अनुभव बनाना चाहते थे जो सीधे हमारे एहसास से जुड़े। यही वजह है कि उनकी कविता में उर्दू शायरी की रवानी है, एक प्रवाह है, जहाँ संज्ञाओं और विशेषणों के भारीपन की जगह क्रियाओं और मुहावरों की गति पर जोर होता है। और ये भी जानना जरूरी है कि वो एक विचार के स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े थे, यानी उनकी कला समाज के आम आदमी से जुड़ी थी। अच्छा, तो ये जो उन्होंने गांव की रसोई के बिंब चुने, ये कोई अचानक आया ख्याल नहीं था? नहीं। ये उनकी पूरी सोच का, उनके कला के नजरिए का हिस्सा था। वो जानबूझकर उन जगहों पर खूबसूरती ढूंढ रहे थे जहां आम तौर पर कविता नहीं पहुंचती थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत सचेत चुनाव था। ये उस प्रयोगवादी धारा का हिस्सा था जो कहती थी कि कविता के लिए अब नए प्रतीकों, नए विषयों और नई भाषा की जरूरत है। तो चलिए इसी नजरिए से अब कविता में गोता लगाते हैं। ठीक है। कविता शुरू होती है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहीं रुकते हैं। हाँ, यहाँ पहले तो नीला शंख जैसा पवित्र और पारंपरिक बिंब है, लेकिन अगली ही पंक्ति में हम सीधा गांव की रसोई में पहुंच जाते हैं, राख से लिपा हुआ चौका। ये छलांग बहुत अनोखी है। बहुत ही अनोखी। नीला शंख हमें एक पवित्र, मंगल और स्थिर सुबह का एहसास देता है। एक शुरुआत का प्रतीक। हाँ, शंख की ध्वनि एक शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन फिर तुरंत वो इस भव्य बिंब को तोड़कर हमें जमीन पर ले आते हैं, राख से लीपा हुआ चौका। अब सोचिए, राख से लीपा चौका कैसा दिखता है? उसका रंग स्लेटी होता है, गहरा, थोड़ा नम। सही। शमशेर ने भोर के आकाश के उस रंग को पकड़ा है जो न पूरा काला है न नीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। और ये सिर्फ रंग की बात नहीं है, चौका सुनते ही मेरे दिमाग में एक तैयारी का एहसास होता है। हाँ, एक नई शुरुआत की तैयारी, दिन का पहला खाना बनने की तैयारी। और फिर कोष्टक में वो लिखते हैं, अभी गीला पड़ा है। ये पैरेंथेसिस, ये छोटी सी डिटेल, ऐसा लगता है जैसे कोई निर्देशक फिल्म का सीन समझा रहा हो। ये कोष्टक इस कविता की जान है। इसके बिना ये पंक्ति अधूरी है। ये गीलापन उस दृश्य में ताजगी भर देता है, एक नमी का एहसास, पवित्रता का एहसास। यह हमें बताता है कि यह काम अभी अभी हुआ है,
सब कुछ बिल्कुल ताज़ा है। बिल्कुल। ये हमें उस पल में स्थिर कर देता है। हम सिर्फ आकाश को देख नहीं रहे, हम उस गांव की सुबह की नमी को, उसकी ठंडक को महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक तरह की सिनेमैटिक डिटेल है जी। तो पूरे माहौल को जिंदा कर देती है। बिल्कुल। अब कविता आगे बढ़ती है और रंग और गहरे होते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। यहाँ काली सिल और स्लेट ये तो बहुत कठोर और बेजान चीजें हैं। क्या ये भौर की कोमलता से मेल खाता है? ये सवाल मेरे मन में आया। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब अंधेरे और रोशनी के खेल में छिपा है। सूर्योदय से ठीक पहले का अंधेरा घना और भारी होता है, काली सिल जैसा। सिल जिस पर मसाला पीसते हैं। हाँ, फिर से रसोई का श्रम का प्रतीक है, और स्लेट जिस पर बच्चा अपना पहला अक्षर लिखते हैं, वो ज्ञान की शुरुआत का प्रतीक है। शमशेर कह रहे हैं कि भोर का अंधेरा इतना गहरा है, इन ठोस चीजों जैसा। और उस अंधेरे पर रोशनी की पहली किरण कैसे आती है? लाल केसर से धुल गई हो या लाल खड़िया चाक मलदी हो, ये दोनों ही क्रियाएं बहुत कोमल हैं, धोना या चाक मलना। सही। तो उस कठोर अंधेरे पर रोशनी का पहला स्पर्श बहुत नर्म है। बिल्कुल, यहाँ विरोधाभास में ही सौंदर्य है, कठोरता पर कोमलता की विजय। और फिर से देखिए, बिंब कहाँ से आ रहे हैं? केसर रसोई से, खड़िया चाक बच्चों के बस्ते से। कवि ने आकाश के कैनवस पर उन रंगों को भर दिया है जो एक आम ग्रामीण घर में रोज बिखरे होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा गांव जाग रहा है और उसकी परछाई आसमान पर पड़ रही है। सही पकड़ा आपने। ये कमाल का नजरिया है। जी। मतलब आसमान जमीन की नकल कर रहा है, ना कि जमीन आसमान की। हाँ। और फिर कविता एक ऐसा मोड़ लेती है जहां वो इन सब घरेलू चीजों को पीछे छोड़ देती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ तक आते आते हम रसोई और बच्चों की दुनिया से निकलकर किसी जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। यही इस कविता का शिखर है। अब तक कवि हमें जमीन से जोड़े हुए था, लेकिन अब वो हमें कल्पना की उड़ान पर ले जाता है। भोर का आकाश अब नील जल का एक तालाब बन गया है, और उस नीले पानी में किसी की गौर झिलमिल देह। हाँ, एक गोरे रंग का सुंदर शरीर जो स्थिर नहीं है, वो झिलमिल कर रहा है, हिल रहा है। ये कोई कौन है? क्या ये उगता हुआ सूरज है? या उषा का मानवीकरण? उससे एक स्त्री का रूप देना। शमशेर इसे जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ते हैं। ये उस पल का रहस्य है। ये सूरज का प्रतिबिंब भी हो सकता है और भोर की देवी की परछाई भी। अच्छा। जरूरी ये नहीं है कि वो कौन है, जरूरी है वो एहसास जो ये पंक्ति पैदा करती है, एक अप्रतिम सौंदर्य का, गति का और एक कोमलता का। तो राख से लिपे चौके की खुरदुरी दुनिया से झिलमिल देह की रेशमी दुनिया तक की ये यात्रा ही कविता का जादू है। और जैसे ही ये जादू अपने चरम पर पहुंचता है, कवि उसे अचानक तोड़ देता है। कविता का अंत उतना ही अप्रत्याशित है जितनी सूर्य हो जाती है, और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है। ये और के बाद का डैश और फिर ये कहना कि जादू टूटता है, ये मुझे बहुत चौंकाता है। हाँ। हम तो सोचते हैं कि सूर्योदय ही जादू है। और यही शमशेर की प्रतिभा है। वो हमें बताते हैं कि असली जादू सूर्योदय में नहीं, बल्कि सूर्योदय से ठीक पहले के उनको क्षणों में था। अच्छा। वो पल पल बदलते रंगों में, उस रहस्य में, उस संक्रमण में। और के बाद का डैश एक ठहराव है, जैसे हम सांस रोककर देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और फिर जैसे ही सूरज पूरी तरह से क्षितिज पर आता है, वो रहस्य खत्म हो जाता है। वो झिलमिल देह गायब हो जाती है, वो गीला चौका सूख जाता है। अब एक स्पष्ट रोशन दिन की शुरुआत होती है। कविता का जादू उन क्षणभंगुर पलों में था जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रक्रिया है, वो बदलाव है। हाँ। सूर्योदय तो उस जादू का अंत है। ये तो सुबह को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। उन्होंने उस क्षणभंगुर सौंदर्य को अपनी कविता में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो अब अगर हम इस पूरी कविता को एक बड़े कैनवस पर देखें, तो स्रोत बताते हैं कि शमशेर प्रयोगवादी कविता के कवि थे। इस कविता में उनका प्रयोग सिर्फ चौका और सिल जैसे नए शब्द लाने तक ही सीमित नहीं था, इसका कोई बड़ा मकसद भी था। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद था। प्रयोगवाद से पहले की जो छायावादी कविता थी, उसमें सुबह के लिए बहुत भव्य और काल्पनिक बिंब इस्तेमाल होते थे।
जैसे? जैसे जयशंकर प्रसाद उषा को एक नागरी यानी एक शहरी नायिका के रूप में देखते हैं, जो आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े डुबो रही है। ये बहुत सुंदर है, लेकिन आम जीवन से दूर है। और शमशेर ने उस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने उसे तोड़ा ही नहीं, बल्कि उलट दिया। उन्होंने कहा कि कविता का सौंदर्य महलों और परियों की कहानियों में नहीं, हमारे अपने आंगन में, हमारी रसोई में है। हमारे बच्चों के खेलने की चीजों में है। बिल्कुल। ये सौंदर्य का लोकतंत्रीकरण था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ब्यूटी। उन्होंने ये स्थापित किया कि एक ग्रामीण स्त्री द्वारा सुबह सुबह चूल्हा लीपने का जो अनुभव है, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना यानी सूर्योदय जितना ही महत्वपूर्ण और काव्यात्मक है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है कि कविता किसी खास वर्ग की चीज नहीं है, वो हर किसी के अनुभव में मौजूद है। हाँ, आपको बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। बिल्कुल। इस कविता के माध्यम से शमशेर सिर्फ सुबह का वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि अब कविता का नायक आम आदमी और उसका जीवन होगा। इसलिए कविता जितनी सुंदर है, उतनी ही क्रांतिकारी भी है। तो शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा हमें सिर्फ एक सुंदर सुबह नहीं दिखाती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि खूबसूरती भव्यता में नहीं, सादगी में है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी है। एक गीला चौका या काली सिल भी उतनी ही काव्यात्मक हो सकती है जितना कोई सुनहरा कमल। और ये कविता पाठक से एक मांग भी करती है। ये सिर्फ पढ़ने या समझने के लिए नहीं है। ये हमें उस दृश्य को अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करने के लिए आमंत्रित करती है। उस गीले चौके की ठंडक, उस सिल का भारीपन, उस झिलमिल देह की हरकत, ये शब्दों से की गई चित्रकारी का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार भी है जो हमारी स्रोत सामग्री से ही निकला है। हाँ, हमने बात की कि प्रसाद ने उषा को एक शहरी नायिका के रूप में देखा। एक और बड़े कवि अज्ञेय ने उषा को एक बावरा अहेरी यानी एक पागल शिकारी कहा, जो अपने प्रकाश का जाल फेंककर सब कुछ पकड़ लेता है। और शमशेर ने उसे गांव की मेहनतकश सुबह से जोड़ा। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये तीनों ही अपने अपने परिवेश और नजरिए से उषा को देख रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज का कोई कवि हमारे इस शहरी डिजिटल परिवेश से उषा के लिए बिंब चुने, तो वो क्या होंगे? क्या भोर का आकाश किसी गीले चौके की जगह मोबाइल के ऑन होते हुए स्क्रीन सेवर जैसा दिखेगा? हो सकता है। या किसी ट्रैफिक सिग्नल की बदलती बत्तियों जैसा जो लाल से हरी हो रही है? या फिर सुबह की पहली कॉफी बनाते हुए कॉफी मशीन की नीली बत्ती जैसा? सोचने वाली बात है कि हमारे आज के जीवन का राख से लिपा हुआ चौका क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।